सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। और कला और संस्कृति के बारे में अपने पीछे तो गोगा जी चौहान के बारे में बात कर ली। और आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन आते हैं? आगे लोक देवताओं में बात करते हैं, पंच पीरों में बात करते हैं, तो वो आते हैं पाबू जी। कौन आते हैं? पाबू जी आते हैं। तो पाबू जी को पहले गोल घेरे में बंद करते हैं, गोल घेरे में बंद करते हैं पाबू जी को। ये हो गए पाबू जी, इनको बंद किया गोल घेरे में। अब कोई भी लोक देवता पढ़ रहे हैं तो उनका पहले सामान्य जो जीवन परिचय है वो हमारे खोपड़ी में सेट होना जरूरी है। तो जीवन परिचय की बात करें सबसे पहले तो पहले पोत क्या होता है? जन्म होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। यदि जन्म की बात करें, किसकी? जन्म की, तो जन्म होता है 1296 विक्रमी संवत। 1296 विक्रमी संवत, ये हो गया जन्म। 1296 विक्रमी संवत तो इनका क्या हो गया? जन्म हो गया। अब ये तो जन्म की तारीख आई है 1200, यानी लोक देवता हो गए, लोक देवियाँ होगी। जितने भी अभी तक जो एग्जाम में परीक्षा हुई, एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जामों में जन्म को लेकर जो प्रश्न बना है वो विक्रमी संवत से ही बना है, यानी ईस्वी से नहीं बना है। यदि आप ईस्वी निकालना चाहते हैं तो इसमें से माइनस कितने कर दो? 57 कर दो तो ईस्वी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया विक्रमी संवत, जन्म 1296 में। आगे बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो हो गया कोल्लू गांव। कौन सा हो गया? कोल्लू गांव। जो ये कोल्लू गांव है, इस वर्तमान में इस कोल्लू गांव का नाम कौन सा मंड पड़ गया? कोल्लू मंड पड़ गया, क्योंकि इनका जो मंदिर है, मंदिर को मंड कहते हैं, इस कारण इस गांव का नाम क्या पड़ गया? कोल्लू मंड पड़ गया। तो गांव का नाम पड़ गया कोल्लू मंड। ये हो गया कोल्लू मंड। और कोल्लू मंड कहाँ पड़ता है? ये हो गया फलोदी। कोल्लू मंड कहाँ पड़ता है? फलोदी। और फलोदी कहाँ है? जिला जोधपुर में, जिला जोधपुर। ये हो गया जन्म स्थान। ठीक है, जन्म बात करते हैं 1296 में। कौन सी संवत है? विक्रमी संवत है। कोल्लू गांव, जिसका नाम बदलकर कौन सा मंड पड़ गया? कोल्लू मंड पड़ गया। और वही कहाँ पड़ता है? फलोदी, जोधपुर में पड़ता है। जन्म के बाद में आता है पिता का नाम। जन्म के बाद में किसका नाम होता है? पिता का नाम आता है। और जो हमारे पाबू जी राठौड़ है, राठौड़ है इनकी जाति, गोत्र। तो जो पाबू जी राठौड़ है, इनके पिता का नाम है धांधल जी। पिता का नाम क्या है? धांधल जी है। और इनकी माता की बात करें, भाई माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम है कमला दे। कौन सी दे? कमला दे। ये हो गई माता। माता के बाद में आगे चले तो आगे आ गई पत्नी। तो पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम प्यार दे है। कौन सी प्यार दे? सुप्यार दे। पत्नी का नाम कौन सी प्यार दे है? सुप्यार दे है। ये हो गई पत्नी। पत्नी के बाद में यदि अपन आगे चले पाबू जी के बारे में, तो इनकी जाति कौन सी है? यदि जाति की बात करें तो जाति तो हो गई राजपूत। जाति कौन सी है? तो जाति तो हो गई राजपूत। और यदि गोत्र की बात करें तो गोत्र हो गई राठौड़। गोत्र कौन सी है? राठौड़। अभी तो ये सामान्य परिचय चल रहा है, वैसे याद होना, इनको तो कुछ समझना है नहीं, सीधा ही खोपड़ी में सेट करना है। तो जैसे हो गया कि जन्म कहाँ हुआ? कोल्लू मंड गाँव, फलोदी, जोधपुर। 1296 में विक्रमी संवत में इनका जन्म होता है। पिता का नाम कौन सा? धांधल जी है। धांधल जी हो गया पिता का नाम। माता का नाम कौन सी दे है? कमला दे है। पत्नी का नाम कौन सी? प्यार दे, सुप्यार दे है। जाति राजपूत, गोत्र राठौड़ हो गए। जो ये पत्नी सुप्यार दे है, ये है अमरकोट पाकिस्तान की। कहाँ की है? अमरकोट पाकिस्तान। PAK शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट का ज़माना है तो शॉर्टकट अपन भी लिख देते। तो अमरकोट पाकिस्तान हो गए। किन की पुत्री है? ये हो गई सूरजमल। सूरजमल सोडा की पुत्री है। सूरजमल सोडा की क्या है? सोडा की पुत्री है। सूरजमल सोडा की पुत्री हो गई अपन के सुप्यार दे। यहाँ तक जानकारी सबके आगे समझ में। आगे चले तो आगे आते हैं इनके उपनाम। उपनाम इंपॉर्टेंट है। उपनाम कौन कौन से है? यदि उपनाम, पहले उपनाम की बात करें तो इन्हें कहा जाता है हाड़ फाड़ का लोक देवता। हाड़ फाड़ का लोक देवता। उपनाम की बात करें तो इन्हें कहते हैं हाड़ फाड़ का लोक देवता। हाड़ फाड़ का लोक देवता से तात्पर्य है कि कृषि के, यानी
किसानों के उपकारक देवता हो गए, यानी कृषि को समर्पित है पूरे, यानी खेती को लेकर, यानी किसानों के देवता हो गए। दूसरी बात करें इन्हें तो इन्हें कहा जाता है ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता, यानी ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है सबसे पहले वो पाबूजी राठौड़ को जाता है। इस कारण इसे ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों में एक रोग भी होता है, सर्रा रोग। सर्रा रोग होता है तो ऊंट बीमार होता है, उसकी तुरंत फिर क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो यदि पाबूजी के पावड़े बचा दिया जाए, पावड़े के बांध दिया, तो वहाँ ऊँटों का जो सरा रोग है उसे ऊँट तैयार हो जाता है, कहा जाता है। ये ऊँटों का हो गया। तीसरा आता है इन्हें प्लेग रक्षक भी कहा जाता है, प्लेग रोग निवारक देव, प्लेग रोग निवारक देव, यानी प्लेग रक्षक देव भी कहा जाता है। प्लेग जो बीमारी है वो तो किसके कारण होती है, चूहों के कारण होती है। साइंस भी कहती है तो चूहों के कारण होते हैं। अपने पापूजी चौहान भी ने इलाज किया। जो ये प्लेग बीमारी हुई थी तो सैकड़ों पशु मारे गए, सैकड़ों पशु मारे गए, तो अनेक अनेक डॉक्टर आए लेकिन डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ। फिर अपन के MBBS डॉक्टर पाबूजी राठौड़ आए। कौन आए, डॉक्टर पाबूजी राठौड़ आए और गौमूत्र से इस रोग का क्या कर दिया, निवारण कर दिया। इससे कौन से देव है, पाबूजी है। चौथा हो गया कि गौ रक्षक देव, गायों की रक्षा तो सभी ने की, गौ रक्षक देव, गौ रक्षक देव, ये हो गए गौ रक्षक देव, ये हो गए उपनाम। ये तो भी सामान्य परिचय हुआ है पाबूजी का। आगे है कथा पूरी है जो, यानी जन्म 1296 में विक्रमी संवत। गांव कौन सा हो गया, कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर। आगे बात करें पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी सुप्यार दे, जाति राजपूत, गोत्र राठौड़। और जो सुप्यार दे वो अमरकोट पाकिस्तान के, वर्तमान पाकिस्तान में चले गया अमरकोट, और सूरजमल सोडा की क्या है, पुत्री है। आगे चले तो आगे इनके उपनाम की बात करते हैं। इन्हें हाड़ फाड़ के लोक देवता कहा जाता है, इन किसानों के देव है। अगला है ऊँटों के देव, तो ऊँट रक्षक देव भी कहा जाता है। प्लेग रोग निवारक देव हो गए, और गौ रक्षक देव यानी गायों की रक्षा के लिए अपने बलिदान देते हैं, वही गौ रक्षक देव हो गए। ये हो गया सामान्य परिचय। अब बात करते हैं जो पाबूजी है, आगे कथा कहते हैं, एक पाबूजी कथा आते वो सुनते हैं। सबसे पहले इधर आ गए अपन के पाबूजी, पाबूजी आ गए इधर, और पाबूजी के इधर में जायल का शासक, जायल का शासक कौन है, जिंदराव खिची, जिंदराव खिची, जायल का शासक है जिंदराव खिची। ठीक है, अब बात करते हैं पाबूजी के जो ये जिंदराव खिची है, क्या लगता है, बहनोई है, बहनोई। बहनोई को आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेज में शॉर्टकट में क्या कहते हैं, शॉर्टकट में उसे अपन क्या कहते हैं, जिज्जू कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्जू कहते हैं। यानी पाबूजी का जो जिज्जू है वो कौन सा खिची है, जिंदराव खिची है। ठीक है, जिंदराव खिची पाबूजी का जिज्जू है। पाबूजी के यहाँ, ये मान लीजिए पाबूजी का यहाँ घर है, और ये जिंदराव खिची अपने ससुराल आया हुआ था, यहीं बैठे थे दोनों, पाबूजी और अपन के जिंदराव खिची। ठीक है भाई, जिज्जू आया हुआ है पाबूजी के घर और यहाँ बैठे, यहाँ बैठे तभी एक यहाँ से रास्ते से क्या गुजरती है, गायों का रेवड़ गुजरता है, और उस रेवड़ के पीछे कौन आ रही है, एक आ रही है घोड़ी। घोड़ी का नाम कौन से कालमी है, केसर कालमी, केसर कालमी, यानी घोड़ी का नाम केसर कालमी है। इस घोड़ी की खासियत है कि ये पशु है लेकिन पूरे गुण इसमें इंसानों वाले हैं। केवल इंसान और पशु में, इसमें और इंसान में केवल इतना ही फर्क है कि इंसान बोल सकता है वाणी, लेकिन ये बोल नहीं सकती। और इंसानों के जितने काम ये अकेले घोड़ी करती है, यानी गाय आगे चल रही है और घोड़ी पीछे पीछे आ रही है, घोड़ी लेके आ रही है पशुओं को। जिंदराव खिची देख कर रखा बक्का रह जाता कि इतनी सुंदर घोड़ी, ये घोड़ी तो मुझे चाहिए। पाबूजी कह रहा है कि पाबूजी ये घोड़ी तो मुझे चाहिए। पाबूजी ने कहा कि देख जीजू आप यहाँ आयो हमारे, तो देखो मेरे को पता नहीं ये घोड़ी तो अपन के कौन सी माता की है, कि माँ देवल चारणी की है, माँ देवल चारणी की घोड़ी देवल चारणी की है। आप सीधे देवल चारणी से ही कांटेक्ट कर लो ना, कि मेरे को मालूम नहीं ये घोड़ी है कि देगी नहीं देगी, लेकिन मेरे को ये, अभी जिंदराव कह रहा है कि घोड़ी मेरे को चाहिए, पाबूजी कैसे भी करो। लेकिन पाबूजी कह रहे हैं कि ये घोड़ी से तो आपको किन से मिलना होगा, माँ देवल चारणी से मिलना होगा, क्योंकि देवल चारणी इसकी मालिक, तो आपको भी देवल चारणी से मिलना पड़ेगा। अब यहाँ से जाता है जिंदराव खिची, सीधा आता है देवल चारणी के पास। देवल चारणी के पास आता है, देवल चारणी को भी पता भाई गाँव के पाहुन आए हैं, पाहुन आए हैं, तो जिंदराव खिची जाते अपनी मांग रख देता है कि मेरे को तेरी घोड़ी चाहिए, जितनी रकम चाहिए उतनी ले लो, जितनी गायें चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरे को ये क्या चाहिए, घोड़ी चाहिए। माता देवल चारणी है घोड़ी देने से इनकार कर देती है कि आप गांव के पाहुना है, चाय पानी पियो, खाना ना खाओ, फिर चले जाना,
लेकिन ये घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। कौन कह रही है? माँ देवल चारणी कह रही। अब बताओ, पावना आया है, जाहिर से पावना की इतनी इज्जत हो रही है, पावना नाराज होगा कि? पावना नाराज होगा, चाहे पावने की गांव में टक्के भर की भी इज्जत ना हो, लेकिन यहाँ अगर बेइज्जती हो गई तो पूरी बेइज्जती है। तो यहाँ से गुस्से से लाल होकर कहाँ आता है? वापस यहाँ आता है अपन के पाबू जी के पास। पाबू जी को 2-3 खरी खरी सुनाता है कि ऐसे है कि इज्जत इतनी है कि मेरी इज्जत ऐसे वैसे करके वापस कहाँ चला जाता है? सीधा चला गया जिंदराव खिची अपन के जायल नागौर। अब कुछ दिनों बाद में पाबू जी की भाई सगाई तो फिक्स हो रखी थी अमरकोट पाकिस्तान। किसके साथ? सुप्यारदे के साथ। सुप्यारदे के साथ सगाई फिक्स हो रखी थी। फिर इनकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स हो जाती है तो इनके पाबू जी के 4-5 मित्र थे वो खास। उन मित्रों का नाम बताओ। देखो, चांदा, हरमल, डेमा, सलजी, सावंत जी। ये 4-5 जो मित्र थे पाबू जी के, बहुत ही खास मित्र थे। ये खास मित्र थे। अब ब्याह आ गया, यानी शादी नजदीक है, विवाह नजदीक है। विवाह नजदीक है तो डीजे पर सभी 400-500 मित्र, पाबू जी और भी और आगे दोस्त सभी नागिन डांस कर रहे थे। अचानक नागिन डांस करते करते फिर बारात का समय हो गया, बारात जानी है। तो ये चांदा बोला कि पाबू जी आपने शेरवानी पहनी, वो भी अच्छी है, सब ठीक है, डीजे भी आपने अच्छा कर दिया, बढ़िया बेस बन रहा है, लेकिन एक चीज़ की कमी रह रही है। क्यों? बोल चांदा, आज जो भी कमी होगी पूरी कमी अपन क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। तो कमी बता। क्यों? कमी ये है कि जो हमारे पास जो घोड़ी है ना, वो कर आपका थोड़ा तालमेल बैठ नहीं रहा है। घोड़ी हो तो देवल चारणी जैसी, कैसी केसर कालवी जैसी घोड़ी हो, तब आनंद आ जाए, सोने पर भी सुहागा हो जाएगा यदि अगर वो घोड़ी मिल जाए ना, केसर कालवी। बाबूजी ने कहा कि यार चांदा ये तो देना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देवल चारणी ने पहले मेरे जीजू को ही मना कर दिया, तो मैं तो हूँ ही क्या कि उसको मना कर दिया तो मेरे को तो देगी नहीं। तो क्या एक बार जानने में क्या है, एक बार जाओ पूछ के तो आओ, देगी कि नहीं देगी। यहाँ डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा, आप तुरंत जाइए माता देवल चारणी के पास और पूछो देगी देगी नहीं देगी। अब यहाँ से सीधे बाबूजी किसके पास आते हैं? माँ देवल चारणी के पास आते हैं, कहते हैं कि देवल चारणी मेरा कल विवाह है, मुझे एक दिन मात्र आपकी घोड़ी चाहिए, क्योंकि अमरकोट पाकिस्तान कोई ज़्यादा दूर नहीं है अपन के। भाई बाबूजी बेटा कोलूमंड जोधपुर फलोदी जोधपुर में तो ज़्यादा है नहीं दूर, तो एक दिन का समय चाहिए, एक दिन के लिए मुझे आप अपनी घोड़ी दे दो। माँ देवल चारणी घोड़ी देने से मना कर देती है। फिर भी बाबूजी कहते हैं कि एक दिन की बात है माता, एक दिन भी, क्योंकि ठीक है बाबूजी घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन यहाँ गायों के चोर आते हैं। अपन की घोड़ी की खासियत है कि जैसे भी चोर आते हैं तो यह जोर से हिन हिनाने लग, हिन हिनाने का मतलब हो गया जैसे कुत्ता भौंकता है, गाय रंबाने लग जाती है, उसी प्रकार घोड़ी की जो बोलने की आवाज़ होती है उसे हिन हिनाना कहते हैं कि हिन हिनानी है। तो यदि चोर आएगी, अब बताओ वहाँ अमरकोट चली गई तो हमें पता कैसे चलेगा कि गायों के चोर आई है? और हमारे चोर डेली आते, रोजाना का काम है चोरों का आना, तो बताओ गायों की रक्षा कौन करेगा? बाबूजी ने कहा कि माँ देवल चारणी, मैं जैसी भी कंडीशन में रहूं, मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए तुरंत आऊँगा, चाहे कुछ भी हो, आसमान में हो या पाताल में हो, मैं जरूर आऊँगा आपकी गायों की रक्षा करने के लिए। ऐसा वचन देता है। ये वचन है बाबू राठौड़ का, ये वचन देता है तो माता देवल चारणी को घोड़ी दे देती है। अब घोड़ी दे देती है, जैसे ही पता चलता जिंदराव खिची को कि मेरे को घोड़ी भी मना कर दिया और मेरे साले को दे रही है घोड़ी, फिर लाल पीला हो जाता है। क्यों? जाने तो बारात। अब जिंदराव खिची नहीं आता है बारात में, ये बारात चली जाती है अपन के अमरकोट पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान में ये बारात जाती है। पीछे से कौन आता है? जिंदराव खिची तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब जाए सभी लोग गाँव वाले और कब मैं गायों की चोरी करूं। अब उधर बारात चली गई, पीछे आता है जिंदराव खिची किसके पास? देवल चारणी के पास। देवल चारणी के पास आता है और इनकी गायें लूटता है। लेकिन अब अमरकोट पाकिस्तान में बाबूजी क्या ले रहे हैं? फेरे ले रहे हैं। पहला फेरा ले स्टार्ट किया तो घोड़ी जोर जोर से ही हिलाने लगी, भागते भागते दूसरा फेरा और लिया, फिर ही हिला रही है, जोर से हिला रही है, तीसरा और ले लिया, भागते भागते फिर चौथा गेयर डाला घोड़ी, फेरे का चौथा गेयर डाला और घोड़ी अपने जोर से खूंटे से जो होता है उसे छुड़वा लेती है तो तुरंत ही चौथे गेयर होते 4.5 एक फेरा, यानी चौथा फेरे में आए था, ऐसे तो 3.5 ही हुए फेरे तो, लेकिन चौथा क्रॉस करने लगे तब तक, यानी मेन देखा जाए तो 3.5 ही फेरे हुए थे, वे 4 नहीं हुआ था। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि बचपन में यदि आपका बचपन भी सुनहरा गुजरा है
तो आपके जो मास्टर थे वो बड़े होशियार थे। आपके जैसे ही 3.5 नंबर आते हैं तो आपके कितने नंबर कर देते हैं? 4 नंबर कर देते। कितने कर देते? 4 नंबर कर। उसी प्रकार 4 फेरों का नाम लेते, होए वास्तव में 3.5 ही थे। ठीक है। अब आता है तो यहाँ से जिद्राव जो अपन के बाबूजी है वो गठजोड़ खोलने लगे। जो गठजोड़ होता है ना पत्नी का और पुरुष का, दोनों का, वो खोलने लगे। तभी उनके पिताजी ने कहा कि क्या कर रहे हो बाबूजी, अदबियाई कन्या को छोड़ रहे हो, ऐसा मत करो। कि बाबू राठौड़ वचनों से बंधा हुआ है कि यदि मैं नहीं गया चारने की गायों को चुराने तो मेरे तो कलंक लग जाएगा, ऐसे वैसे कह रहे। कौन कह रहा है? बाबूजी कह रहे हैं। तो कि कारण क्या क्या बताओ, प्रॉब्लम कहाँ है? कि प्रॉब्लम यह है कि गायों की चोरी हो गई है घर पे, अब उन गायों को छुड़वाना है मेरे को। बस ये है कि जितनी गायें देवल चारणी के है उसके पास कहीं ज़्यादा मैं गायें आपको वापस दे दूंगा। बाबूजी ने कहा कि ऐसी बात नहीं, मेरे भी कोई गायों की कमी नहीं है, मैं भी गायें दे सकता हूँ, लेकिन लेती कहाँ है देवल चारणी? इनकार कर दिया। फिर बाबूजी यहाँ से आते हैं ढेचू। ढेचू से पहले तो अपने देवल चारणी के पास आते हैं। देवल चारणी के क्या हुआ? देवल माँ देवल क्या हुआ? क्यों तेरा जीजू आया था कि 2-3 धमकी दे के गया कि चुपचाप गाये तभी दूंगा, तब ये घोड़ी मेरे यहाँ बांध जाए चौक के अंदर। चौक जायल का जो चौक है ना वहाँ घोड़ी के बांध जाए और फिर गाये ले जाए अपनी। ये कह के इतनी हिम्मत होगी जीजू की। फिर यहाँ से ढेचू आते हैं। ढेचू गाँव में इनका क्या होता है? ढेचू जोधपुर, यहाँ पर इनका युद्ध होता है और युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? अपन के बाबूजी है वो इसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गया जायल का जिंदराव खिच्ची और अपन के हो गया बाबूजी राठौड़। अब थोड़ा लिखने का काम कर लेते जितना भी हुआ है अभी। बाबूजी ने देवल चारणी की ढेचू में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हुई। बाबूजी की जीवनी, एक ग्रंथ का नाम है बाबू प्रकाश। लिखा किसने था? आसिया मोड़ जी। लिखा किसने था? आसिया मोड़ जी ने। बाबूजी ने गुजरात के बाबूजी ने 7 ठोरी भाइयों की रक्षा गुजरात के अन्ना बघेला से की। इस कारण थोड़ी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। और यह बाबूजी की फड़का वाचन करते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं।
और यदि वैसे देखा जाएगा पाबू जी का जो फड़का हुआ यानी पाबू जी की जो फड़का वाचन, पाबू जी की फड़ का वाचन यानी पाबू जी की फड़ का वाचन की बात करें तो वैसे तो अपन के रावण हत्था होता है, रावण हत्था, रावण हत्था वाद्यंतर से किया जाता है वैसे तो फड़ का वाचन। लेकिन थोड़ी जाति के जो लोग हैं इनके अन्ना बघेला से, गुजरात का जो अन्ना बघेला है इन्हें बार बार परेशान करता था, उनसे रक्षा करने के कारण ये लोग जो थोड़ी जाति के लोग हैं वो तो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा का? सारंगी। और देखा जाए तो इनका जो फड़का वाचन किया जाता है तो वो होता है रावण हत्था। यानी एक बार पॉइंटों को वापस देखो। पहला पॉइंट क्या है? पाबू जी ने देवल चारणी की देचू जोधपुर में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त की। पाबू जी के यदि जीवन ग्रंथ की बात करें यानी जो भी अपने पढ़ा ये सब कहाँ है लिखा हुआ, तो ये जो लिखा हुआ मिलता है पाबू प्रकाश से मिलता है, जिसका लेखक कौन है? लेखक है आशय मोड़ जी। आगे बात करें तो पाबू जी ने 7 थोरी भाइयों की रक्षा गुजरात के अन्ना बघेला से की। इस कारण थोरी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते। क्या मानते हैं? इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। और यही पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय अपनी सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते। जो थोरी जाति के लोग हैं ये पाबू जी की जो फड़ का वाचन करते हैं तो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। वैसे देखा जाए वही पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑल ओवर की बात की जाए तो रावण हत्था होता है। और यदि थोरी जाति के लोगों से पूछा जाए तो वो बताएंगे सारंगी वाद्य यंत्र। आगे चले तो पाबू जी के पावड़े यानी पुरुषों की वो गाथाएं होती है वो होते पावड़े। पाबू जी के पावड़े का वाचन करते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी। प्रतीक चिन्ह की बात करें पाबू जी का, अश्वरोही हाथ में भाला, अश्वरोही हाथ में भाला और झुकी हुई फाग। हाथ में भाला और झुकी हुई फाग, ये हो गया प्रतीक चिन्ह। बाबू जी की यदि मेले की बात करें तो मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। एक आता है कि पाबूजीरा छंद किसने लिखा? पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा जो छंद लिखा वो लिखा मेहा बिट्टू जी ने। मेहा बिट्टू जी ने क्या लिखा? पाबूजीरा छंद लिखा। और पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? एक आता है पाबूजीरा दोहा, ये लिखा था लगराज ने। ये हो गए अपन के लोक देवता पाबूजी राठौड़। वापस देखो, एक बार वापस देखते तो आता है कि पाबू जी के पहाड़ों का वाचन करते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखो पॉइंट, ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी होती है। अगला है प्रतीक चिन्ह होता है अश्वरोही, हाथ में भाला और झुकी हुई फाग रहती है। मेला बढ़ता है इनका चैत्र अमावस्या को। और पाबूजीरा जो छंद लिखा वो मेहा बिट्टू जी ने लिखा। और पाबूजीरा जो दोहा है
बोली का लग राजने। ये हो गए हमारे लोक देवता पाबूजी राठौड़, पूरा कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार कला और संस्कृति में आगे पूरे लोग यानी छोटे से बड़े लेकर पूरे लोक देवताओं के बारे में सविस्तार वर्णन करेंगे। यहाँ तक कि जानकारी सबके खोपड़े में सेट हो गई। आगे के लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।